हेलो गाइस, तो आज देखेंगे चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 12 माइग्रेशंस टाइप्स काउज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले ये समझेंगे कि माइग्रेशन होता क्या है। तो माइग्रेशन एक सिचुएशन है। माइग्रेशन इज ए सिचुएशन, इट रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल। ये क्या रेफर करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख सकते हैं पीपल जा रहे हैं, पिक में आपको दिख रहा है। तो ये एक मूवमेंट ऑफ पीपल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन एंड मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये होता है माइग्रेशन। बहुत सारे रीजन्स कारणों से पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं। तो वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं। इसके बहुत सारे, जैसे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह पे मूव कर सकते हैं। या तो वो इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे, नेशनल पे करेंगे, विद इन अ कंट्री करेंगे, तो ये सब होते हैं। और क्या क्या मतलब किस टाइप पे करते हैं, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, फिजिकल फीचर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डाटा बताया गया है कि 2011 के अकॉर्डिंग कैसे माइग्रेशन, कितने पीपल माइग्रेशन किस लेवल पे किए हैं। तो ये है माइग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और फर्स्ट सेंसस जो 1881 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है राम बाबू का। तो राम बाबू जो है एक वर्किंग इंजीनियर काम करता है भिलाई में। भिलाई कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे एक स्टील प्लांट में वर्क करते हैं। उनका जन्म भोजपुर यानी बिहार में हुआ है, छोटे से गांव में। उस टाइम जब वो 12 ईयर्स के थे, तो वो अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करके टाउन एरिया में गए थे अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने। तो वह उसके बाद वो कहाँ चले गए? सिंदरी, झारखंड में। वहाँ से उन्होंने इंजीनियर डिग्री ली और उसके बाद भिलाई में उन्होंने जॉब कर रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो 31 साल के हुए, तो फिर उनके पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे। और उसके बाद वही एक सिर्फ सोर्स बच गए थे अपनी लिवलीहुड में, इनकम्स का बस वही एक सोर्स थे एग्रीकल्चर के लिए। तो पूरा लाइफ उन्होंने अपने विलेज में बताया। उसके बाद राम बाबू के 3 चिल्ड्रेन हैं। तो वो क्या है, अच्छी एजुकेशन के लिए इंटरमीडिएट लेवल पे भिलाई में किए हैं। उसके बाद वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे चले गए हायर एजुकेशन के लिए। पहला लड़का जो है वो इलाहाबाद में, मुंबई में अभी वर्क कर रहा है एज ए साइंटिस्ट। जो उसका दूसरा लड़का है वो क्या करता है, वो हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में गया हुआ है। अभी तो वो यूएसए में वर्क करता है। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो एजुकेशन कंप्लीट करके, जो थर्ड जो उनकी बेटी हैं, तो वो एजुकेशन कंप्लीट करके वो सूरत आफ्टर मैरिज सेटल है। तो ये बस राम बाबू का स्टोरी नहीं है, ये मोमेंट बता रहा है आपको कि कैसे एक यूनिवर्सल लेवल पे ट्रेंड है। पीपल मूव बीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम विलेज टू टाउन, अ स्मॉलर टाउन टू बिगर टाउन एंड अदर कंट्री, वन कंट्री टू अनदर। तो ये सब माइग्रेशन का एक छोटा सा व्यू है। अब आप देखो कि कैसे माइग्रेशन होते थे पहले जब ब्रिटिश से कॉलोनियल थे। यहाँ पे देख सकते हो इंडियन डायस्पोरा के अकॉर्डिंग इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ, इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंट्रा स्टेट माइग्रेशन क्या होता है। पहले इंडियन डायस्पोरा समझ लो। इंडियन डायस्पोरा ये था कि इसमें बता रहा है कि आपको जब ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया में, जो भी टाइमलाइन यहाँ पे 1800 टू 1900 सेंचुरी ईयर्स पहले, तो उस टाइम क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे जो फोर्स लेबर, हमारे इंडिया से लेबर को ज़बरदस्ती फोर्स करके वो ले जाते थे। और वहाँ पे एक गिरमिट एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे। और इंडेंचर लेबर जो होते थे उसको स्लेव्स की तरह बिहेव करते थे और बिहेव करवाते थे और प्लांटेशन वर्कर में काम करवाते थे। वहाँ से वापस कोई भी लेबर नहीं आता था। बट अभी जो है सेकेंड वेव था माइग्रेंट्स का, वो कोई प्रोफेशनल जाता था, ट्रेड के लिए जाता था। और जब थर्ड वेव में, यानी प्रेजेंट कंडीशन में लोग क्यों जाते हैं माइग्रेशन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्यों जाते हैं, वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब प्रोफेशनल जाते हैं, खुद से जाते हैं। तो ये इंडियन डायस्पोरा जो है वन ऑफ द पावरफुल डायस्पोरा इन द वर्ल्ड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ को। तो आप देख सकते हो माइग्रेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट ये पे डिफरेंट
सिचुएशन पे अ स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। स्ट्रीम क्या है माइग्रेशन का, तो इंटरनेशनल हो सकता है और नेशनल भी होता है, एक्सटर्नल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन, बहुत सारे माइग्रेशन हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो माइग्रेशन के 4 स्ट्रीम हैं। रूरल टू रूरल माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन और अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। ज़्यादातर जो वीमेंस होती है शादी के बाद वो रूरल टू रूरल माइग्रेशन करती हैं, मतलब एक विलेज से दूसरे विलेज आती है, तो वो ज़्यादातर वही होता है। अब आप देखो कि जो इंटरनल माइग्रेशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल माइग्रेशन में इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए लोग जाते हैं। अब ई माइग्रेशन, यहाँ पे 2 वर्ड पढ़ना होगा, एक ई माइग्रेशन और एक इमी माइग्रेशन। ई वाला और आई वाला। ई माइग्रेशन में होता है, जो आई वाला माइग्रेशन है, इमी माइग्रेशन, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे लोग जाते हैं एक अलग स्टेट टू अलग मतलब एक से, जैसे महाराष्ट्र हो गया वो इमी माइग्रेशन स्टेट है। और जो ई माइग्रेशन है, ई वाला माइग्रेशन, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ई माइग्रेशन स्टेट कौन कौन सा है। इससे आप शॉर्ट में बीमारू स्टेट के भी नाम से जा सकते हो। यहाँ से लोग जाते हैं जहाँ पे अच्छा बेटर लाइफ कंडीशन हो, पीपल्स वर्किंग हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो वहाँ पे। तो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान और यूपी, तो ये हमारा ई माइग्रेशन स्टेट में आता है। और जो महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वो ईमी माइग्रेशन स्टेट में आता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, डाटा देख लो यहाँ पे। इंटर स्टेट माइग्रेशन 2001 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, मेल और फीमेल का माइग्रेशन। तो ये था। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन का, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, उस इंटरनेशनल माइग्रेशन का कारण ये है कि इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी मिलता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, और वहाँ पे क्या अब्रॉड में अच्छे खासे जॉब। तो जैसे रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था, तो वहाँ पे भी जो लोग थे तो उन्हें फोर्स किया गया था। तो ये जो है, कभी कभी सुनामीज़, वॉर के वजह से भी लोगों को माइग्रेट करने के लिए पुश किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो उस वजह से भी माइग्रेशन हो सकता है। तो बहुत सारे पुल फैक्टर और पुश फैक्टर हैं, जैसे आप देख सकते हो। पुल फैक्टर तो पॉजिटिव देता है और पुश फैक्टर में निगेटिविटी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन क्या है, मतलब माइग्रेशन के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद होने के बाद क्या क्या आ रहे हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, माइग्रेशन जो है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी को स्पेस देता है। और जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह लो अपॉर्चुनिटी या फिर लो सेफ्टी जो भी फील करते हैं, उसके लिए हायर अपॉर्चुनिटी और बेटर सेफ्टी फील करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सोशल होते हैं, कल्चरल और पॉलिटिकल। देखो इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, रेमिटेंस। रेमिटेंस एक वर्ड निकल कर आया, आप देख सकते हो, रेमिटेंस। रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेशन एक वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉरेन एक्सचेंज का बनता है। तो रेमिटेंस क्या है, वो क्या है, तो ये रेफर करता है एक मनी। रेमिटेंस पैसे को रेफर करता है जो कि माइग्रेंट सेंट बैक टू देयर फैमिलीज और कम्युनिटीज़ इन देयर होम कंट्रीज़। तो जैसे आप कैसे आप पता कर सकते हो रेमिटेंस, तो ये देखो, जैसे इंडिया से कोई इंसान अब्रॉड जाता है पैसे कमाने, ठीक है, पैसे के लिए, इनकम के लिए, जो भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाता है, वहाँ से जो वो पैसे भेज रहा है इंडिया में अपने फैमिली के लिए, तो वो एक पैसे रेमिटेंस का वर्क कर रहा है। और जो वो मनी अपने फैमिलीज़ के लिए और कम्युनिटीज़ के लिए भेज रहा है इंडिया में, होम कंट्रीज़ में, तो जो वो फंड है वो भी फॉर्मल चैनल या फिर सच एज बैंक्स पे मनी ट्रांसफ़र पे सर्विस हो रहा है, फिर हमारा जो भी, और जो हमारा कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है और उसके फैमिलीज़ को भी ये वर्क करेगा। और ज़्यादातर ये क्या है, जैसे ये जो भी मनी जो प्राइव होता है वो देशे में भेज जाती है, जो भी उनका पर्सनल जैसे होम कंट्रीज़ है उसमें, और इसका इसका विकास होता है हमारे देशों की अर्थव्यवस्था, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रेमिटेंस, एक मनी को रेफ़र किया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो, इंडिया रिसीव्ड यूएसएस $11 बिलियंस डॉलर्स एज अ रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो ये होता है, जैसे पंजाब केरला के पीपल ज़्यादातर चाहते हैं और वेरियस अमाउंट में यहाँ पे लाते हैं। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देख लो, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी कहाँ देखना पड़ता है कभी कभी, जैसे दिल्ली वगैरह है, तो ज़्यादातर माइग्रेंट्स जो हैं पीपल्स वहीं पे दिल्ली में मूव करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है ओवर पॉपुलेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और सिटीज़ जो है बहुत एक्यूट प्रॉब्लम्स, बीमारी वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये अदर्स भी हैं,
जैसे माइग्रेशन यहाँ पे देख सकते हो, माइग्रेशन मैरिज को भी यहाँ पे वीमेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माइग्रेट करती हैं, वो रूरल एरियाज़ में करेंगी, और मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन होता है। तो ये होता है माइग्रेशन, वीमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इन्हेंस देयर ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक्स में रोल प्ले करती हैं। तो ये ग्राफ आपको शो हो रहा होगा मैरिज के अकॉर्डिंग, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और अदर्स के लिए, अदर्स वर्क के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो काउज ऑफ माइग्रेशन हो गया। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पॉजिटिव भी कॉन्सिक्वेंसेस और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। पॉजिटिव में लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, माइग्रेशन अगर करेगा तो स्किल डाइवर्सिटी बढ़ेंगे, और स्किल्स सीखेंगे लोग, स्किल डाइवर्सिटी हो, कल्चरल इनरिचमेंट हो गए, अलग अलग लोग से मिलेंगे, अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से, तो ये सब वो नॉलेज ट्रांसफ़र होगा, और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होंगे और एंटरप्रेन्योरशिप होगा। लेकिन अगर उसका डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं उसका निगेटिविटी भी है। तो ब्रेन ड्रेन होगा, सोशल डिस्क्रप्शन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कल्चरल क्रैशेज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग अगर वहाँ पे होंगे तो बहुत एक्यूट प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह, और बहुत सारे क्लासेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये इफेक्ट करता है पॉपुलेशन पे, वेरियस फैक्टर पे। आई होप कि, और जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसके अकॉर्डिंग ये मतलब मेज़र किया जाता है हमारे कंट्री में। जो ह्यूमन HDI इंडेक्स के अकॉर्डिंग पता चलता है कि कितने लोग मूव किए हैं, कितने लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन, कितने विद इन द कंट्री, कितने विद इन द स्टेट किए हैं। तो ये सब आपको बताया जाता है। तो अब देखेंगे कि एस्पैटियल वेरिएशन माइग्रेशन क्या होता है। एस्पैटियल वेरिएशन ये टॉपिक है। तो बहुत सारे स्टेट हैं, लाइक महाराष्ट्र हो गए, दिल्ली हो गए, गुजरात और हरियाणा, वो माइग्रेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो माइग्रेंट्स किस वाले स्टेट से वहाँ पे अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेटर कंडीशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और यूपी के लोग, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे जाते हैं अट्रैक्ट होकर, उनके इंफ्रा से, उनके बेटर लिविंग कंडीशन से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से। तो ग्रेटर मुंबई जो है, यहाँ पे देख सकते हो, ग्रेटर मुंबई रिसीव्ड हायर मेंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंसेस इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब ये होता है, जैसे बिहार है, ठीक है, वी लिव इन बिहार, तो बिहार के अंदर जैसे मुजफ्फरपुर, ये सब वाला जॉब, पटना, बिहार के अंदर पटना आता है, मुजफ्फरपुर, ये अगर इस वाले प्लेस पे आप जॉब कर रहे हैं तो ये आप इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, मतलब विद इन द स्टेट। और अगर विद इन द कंट्री, मतलब बिहार टू यूपी जा रहे हो, यूपी टू महाराष्ट्र जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो वो इंटर स्टेट हो गया, क्योंकि विद इन अ कंट्री आप मूव कर रहे हो जॉब के लिए, या फिर ऐसे ही मूव कर रहे हो, और विद इन अ स्टेट मूव करोगे तो वो इंट्रा होगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है, बट इट्स ओके। देख सकते हो यहाँ पे इंटर स्टेट, यहाँ पे देखो जैसे माइग्रेशन हुआ तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन तो विद इन अ कंट्री, जैसे इंटरनल माइग्रेशन कंट्री के अंदर होता है, एक्सटर्नल कंट्री के बाहर होता है। ई माइग्रेशन आपको बताया मैंने, मूविंग आउट ऑफ कंट्रीज, मतलब बिहार से आप महाराष्ट्र जा रहे हो तो बिहार क्या होगा, ई माइग्रेशन हो गया। और ई माइग्रेशन मतलब महाराष्ट्र आप गए तो वो ई माइग्रेशन हो गया, वहाँ पे आई वाला माइग्रेशन हुआ क्योंकि वहाँ पे आपने गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। बाकी आप देख सकते हो स्ट्रीम क्या, रूरल टू अर्बन, ये सब। और रिफ्यूजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिफ्यूज़ीज़ का भी माइग्रेशन होता है। जब वो अपनी मदर लैंड को छोड़कर, उनके पास नहीं पता होता है कि उनको जाना कहाँ है, वो रिफ्यूजीज़ हो जाते हैं, मतलब उनका कोई घर पता नहीं हो, अपने मदर लैंड को ही छोड़ देते हैं, तो वो रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। तो बहुत सारे काउज़ है माइग्रेशन का, आप देख सकते हो माइग्रेशन के बहुत सारे रीज़न हैं। फर्स्ट तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है, निगेटिव होता है, और पुल फैक्टर पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करता है। पुश फैक्टर जो है वो दबाव बनाता है एक जगह को छोड़ने के लिए। जैसे पुश फैक्टर में बहुत सारे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख लो, पुश फैक्टर में क्या होता है, पोवर्टी होता है, हाई पॉपुलेशन होता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, नेचुरल डिजास्टर, लो अपॉर्चुनिटीज़। और पुल फैक्टर क्या हो रहा है, वो आपको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपने टाइप। जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, सब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट है, स्टील प्लांट भिलाई में है, तो वहाँ पे आपको अट्रैक्ट कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हायर बेनिफिट्स देगा। तो ये बेटर लिविंग कंडीशन है, रिलीजियस फ्रीडम है, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेटर क्लाइमेट है, तो वो पुल फैक्टर हो गया। और जहाँ आपको दबाव दे रहा है, फोर्स कर रहा है वो प्लेस छोड़ने के लिए, वो आपका पुश फैक्टर हो जाएगा। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे यहाँ पे ये सब एग्जांपल देखो, ये सब बताया
जैसे ये मनीष गवारकर है, वो साइंस ग्रेजुएटेड है बांद्रा से, और अभी ये मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वेरी हाई है, और इनके पास जैसे पीपल के पास कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है लेजर टाइम पे वर्क करने के लिए, बट ये जो है मुंबई आए और अपने ड्रीम को पूरा किया। अब ये इनको दूसरा सिटी जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, तो वहाँ पे हाई सैलरी और चांसेस के लिए ये अब्रॉड जाएंगे। तो ये होता है, बहुत सारे पुल फैक्टर इनको मतलब अब्रॉड में मिल रहा है, तो ऑफकोर्स उस टाइप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जहाँ ये छोड़ा होगा इन्होंने तो वो उसका फुस फैक्टर होगा। तो ये चीज़ मैटर करता है। अब देख, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत छोटू सा चैप्टर है, फिर एंड हो गया। चैप्टर 3 है ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और ये बहुत इजी भी मैंने बताया, लाइन बाय लाइन नहीं बल्कि शॉर्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। ओके, थैंक यू।